हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के। तो जो आज का सेशन है वो हम पढ़ने वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ऐसे ही मैं आगे के वीडियोस में लेके आऊंगी 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर, पर आज का तो डिस्कशन है 1 मार्कर का। मतलब सीधा सीधे 12th बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये है सारे क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन ए के, या फिर अगर इन केस 12th बोर्ड में सेक्शन ए 2 मार्कर का हो गया तो इन्हीं में से 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके वो दे देंगे कहां पे, फिर भी सेक्शन ए में ही। या फिर एक और चांस है, केस स्टडी बेस में कुछ बड़ा सा टॉपिक दे देंगे और उसके अंदर के जो सब पार्ट्स है वो वहां से कोई एक सब पार्ट्स यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन कहां होने वाला है, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सारे के सारे कहां से आने वाले, इसी चैप्टर से। तो जो 1 मार्कर क्वेश्चन में बताने जा रही हूं, हो सकता है वही तुमको एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। बस अंतर ये रहेगा कि अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा गया है, वहां पे उसकी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। मैं बताती भी चलूंगी कि इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है, और साथ में कंफ्यूज करने वाले 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वही तरीका, 1 मार्कर क्वेश्चन हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 5 हो, केस स्टडी बेस्ड हो, डायग्राम बेस्ड हो, या फिर तुम्हारा एमसीक्यू हो। तरीका क्या है, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, फिर उससे रिलेटेड जो जो कुछ आता है सब बोल देना है। अब बोलना मतलब एग्जाम में मत नहीं, लिटरली बोलना है। अभी बोलते चलो, धीरे धीरे तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग पावर इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि जो अभी 1 मिनट ले रहे हैं हम सब कुछ डिस्कस करने के लिए, वो 5 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। ठीक, और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। वापस क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, सब्जेक्टिव में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, या जहां न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, या जहां पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, वहां पे दूसरी बार जब क्वेश्चन पढ़ोगे कुछ और अलग समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और ही समझ में आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, गिव एनी 2 रीजंस। अच्छा, 2 रीजन पूछे जा रहे हैं। किसके रीजन पूछे जा रहे हैं? फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखो, हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे। एक था कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, है ना। उसके अच्छा, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? 7 कैरेक्टर्स थे। उनमें से डोमिनेंट कौन सा, रेसेसिव कौन सा, याद करके जाना है, कोई बताने नहीं वाला, पूछ जरूर लेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा रीजन बताओ। ये प्लांट कैसा था? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता था। ठीक, तीसरा, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी था इस प्लांट में। ठीक है, चौथा रीजन बताओ, इजी टू हैंडल था, इकोनॉमिक था और बहुत सारी प्रोजेनी देता था। ठीक, एक और रीजन बताओ, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी। अब देखो, इतने सारे रीजन है, उसमें से कोई भी 2 रीजन तुम लिख दो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर देखना। तो पहला, मेनी वेराइटीज विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। तो पहले तो भैया अगर देखो, कोई भी लिखोगे सही है, पर मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि तुम उसी सीक्वेंस में लिखो जो सीक्वेंस में याद कर रहे हो। ठीक है, कि सबसे पहले क्या आएगा? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो वही अगर तुम देखो, ऐसा कोई कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि इन दोनों के अलावा कुछ और लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो मेजर मेन पॉइंट्स है उन्हीं को अगर तुम लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब दूसरा रीजन, कैन इजिली बी क्रॉस पॉलिनेटेड एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेटेड। तुम अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये हमने 2 पॉइंट्स में पढ़ा हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स को उन्होंने मर्ज कर दिया, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये तरीका बेस्ट है, कि पहले के जो पहले पॉइंट्स है वो पहला लिखना इंपॉर्टेंट है, या जो ये तरीका है 2 पॉइंट्स को एक में मर्ज करके लिख दिया। क्योंकि देखो, जनरली जो वापस वही चीज 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो 12th बोर्ड में जो आंसर की आएगी उसमें यकीन मानो सारी चीजें लिखी रहती है, कि अगर, क्योंकि तुम्हारी बुक में जितने जितने रीजंस दिए वहां सारे लिखे रहेंगे, और ब्रैकेट में टीचर्स के जो ब्लूप्रिंट होता है उस पर लिखा रहता है एनी 2 रिटन। तो हम उन 5 में से जो भी 2 लिखोगे उस पर मार्क्स दे देते हैं। इन केस, सपोज करो, इन केस उस आंसर की में आ गए सिर्फ 2 पॉइंट्स, और ऐसे टाइम अगर तुमने वो 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स कौन से आएंगे, जो 2 तुम रीजन पढ़ रहे हो उसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स देंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। तो इन केस अगर इस टाइप का कोई आंसर की आ गया और वो इन केस मॉडिफाई नहीं हो पाया,
तो फिर क्या होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वापस क्या, रिस्क क्यों उठाना, जब हम सारे पॉइंट्स याद कर ही रहे हैं तो फिर हम सीक्वेंस में लिखें। हाँ, अब ये अलग बात है कि मैम नहीं याद आ रहा, सीक्वेंस नहीं याद आ रहा, फिर एक काम करो, लिख दो भैया, जितने आते हैं सारे लिख दो, भले 2 पूछे लिख के आ जाओ, ठीक है, सेफर साइड रहना है, हमको तो मार्क्स लाने से मतलब है, ठीक है। पर वापस अगर यही ऑब्जेक्टिव में आया और सोचो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, सपोज कर लो कि जनरली क्या होता है जब 2-3 क्वेश्चन रहते हैं तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन रहता है, सपोज करो ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं, अबव द ऑप्शन नहीं है, फिर तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो डी में तो ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए। अब तुम ऐसा तो लड़ने नहीं बैठोगे एंट्रेंस एग्जाम के हॉल में, तो क्या करोगे, फिर वापस वही तरीका, अटेम्प्ट करोगे, उसमें भी किस पे टिक मार के आओगे, जो सबसे पहला रीजन है वो कौन सा है, हैविंग मेनी वेराइटीज विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। आई बात समझ में, ठीक। तो चलो मूव करते हैं इसी बात पे सेकेंड क्वेश्चन पे। Question number 2. Name any one plant that show the phenomena of incomplete dominance during the inheritance of its flower color. अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन क्या करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। होना तो चाहिए था F1 जनरेशन में रेड कलर, पर क्या हुआ, देखो RR क्या था, कैपिटल R रेड कलर, कैसा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक। क्रॉस किया प्योर लाइन एक रेसेसिव वाले के साथ, रेसेसिव वाला होमोजाइगस कंडीशन में होता है व्हाइट कलर का फ्लावर, तो फिनोटाइप क्या चल रहा है यहाँ पे, रेड, यहाँ क्या फिनोटाइप चल रहा है, व्हाइट। कौन सी जनरेशन है ये, पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन। जब इनका क्रॉस हुआ तो यहाँ से गैमिट क्या आया, कैपिटल R, वहां से गैमिट क्या आया, स्मॉल r। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग तो कैपिटल R स्मॉल r मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाले को ही एक्सप्रेस होना चाहिए था, मतलब होना तो चाहिए था रेड, पर हुआ नहीं। कौन एक्सप्रेस हो गया, दोनों का मिक्सचर जिसका नाम है पिंक। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल वाले को, रेसेसिव वाले को पूरी तरह मास्क नहीं कर पाया, इसीलिए तीसरा फिनोटाइप निकल आया, इंटरमीडिएट फिनोटाइप, जिसका आंसर है पिंक, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया मतलब कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, तो फिर रेशो कैसा आया, 1:2:1 का रेशो, फिनोटाइप के लिए भी जीनोटाइप के लिए, मतलब तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r, तो ये कैसे रेशो है, 1:2:1 रेशो, ठीक। तो यही तो पूछा है कि किस में होता है ये सारा, तो स्नैपड्रैगन में। एक सिंपल सा आंसर, पर फिर बोलोगे मैम इतना क्यों डिस्कस किया, इन केस भूल रहे हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसीलिए, ठीक। तो देख लो आंसर है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम द बेस चेंज। बेस चेंज एक ही तो एग्जांपल पढ़ा है 12th बोर्ड में, कौन सा, मतलब बुक में, इस चैप्टर में, GUG GAG की जगह पे, बस अब पढ़ लो। एंड द अमीनो एसिड चेंज, हाँ कौन सा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन लग गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, लो आंसर आ गया। चलो, तो बेस चेंज हो रहा है तो किस टाइप का म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन। देखो अब हो सकता है नेम की जगह वो बोल देंगे द बेस चेंज एंड अमीनो एसिड चेंज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये मत लिख के आना जो अभी अपन ने डिस्कस किया, वो पूछ रहे बताओ ये किस टाइप का म्यूटेशन है, तो ये आंसर आएगा पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उसमें भी किस टाइप का म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलो देखो, तो GAG चेंजेस एज GUG, तो GAG कोड करता था ग्लूटामिक एसिड के लिए, अब वो कोड कर रहा है किसके लिए, GUG वैलिन के लिए। अच्छा बताओ ये कहाँ हो रहा है, अब देखो डिस्कस कर ही रहे तो सारी चीजें डिस्कस कर लो। कौन सी जगह पे हो रहा है, 6th पोजीशन पे हो रहा है। कौन सी चेन में हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन में हो रहा है। उसकी वजह से होता क्या है, जो RBC का ऐसा बाइकॉन्केव डिस्क जैसा, ऐसा नहीं, अगर करेक्टली बनाना ही है तो ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा बाइकॉन्केव डिस्क जैसा जो शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल सेल में। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जरा, नेम द डिसऑर्डर विद द फॉलोइंग क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखो, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था जब हम NCERT के सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे पार्ट 2 में, कि थोड़े एक ही क्वेश्चन को चेंज करके जीनोटाइप दे देंगे और वो पूछेंगे बताओ कौन सा डिसऑर्डर है। तो कुछ ऐसा ही किया है, वो बोल रहे कि डिसऑर्डर का नाम बताओ और ये इनका जीनोटाइप है, और इसको लगा लो। सच में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आया था पिछले साल
तुम्हारे कहाँ पे प्री बोर्ड्स में, और साथ में एमसीक्यू में भी था जो टर्म 1 हुआ था, क्योंकि पिछले साल टर्म 1 टर्म 2 वाला कंसेप्ट है, इस साल कुछ नहीं है। और उसके पिछले साल सेक्शन ए में सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और साथ में सहोदय के जो पेपर्स आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन मिलता है, मतलब ये इस टाइप का पैटर्न फिक्स है। ठीक है, तो नेम द डिसऑर्डर विद द फॉलोइंग क्रोमोसोम। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, ठीक है 22 पेयर तो ठीक है, हम पढ़ चुके हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं 23 पेयर। उसमें से 1 से लेके 22 पेयर होते हैं, 23rd वाला सेक्स क्रोमोसोम रहता है। तो ये तो होने चाहिए 22 पेयर ही जो है, मतलब भैया ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब पक्का कहाँ कहानी शिफ्ट हो जाएगी, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर पे, ठीक है, या एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर पे और प्रीसाइज जाना है तो ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया XXY कंडीशन, तो देखो बेसिकली ये तो XY था, मतलब बेसिकली ये एक मेल था, बट इसमें एक एक्स्ट्रा X होने की वजह से क्या हुआ, फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो जरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हुआ क्लियर? चलो, या बेसिकली अगर एकदम जनरल या लेमैन लैंग्वेज में बताना है तो जो सिक्सर्स होते हैं या जो हिजड़े होते हैं, तो इनमें क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसमें से भी कौन सी प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। उसमें से भी कौन सी प्रॉब्लम है, सेक्स क्रोमोसोम का जो एक एक्स है, XY की जगह पे XY तो है, एक और एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, हुआ क्लियर? चलो, अच्छा इसका दूसरा पार्ट, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, ठीक है भैया 22 पेयर तो ठीक है, ओके। 21st क्रोमोसोम मतलब 22 पेयर तो है, साथ में 21 क्रोमोसोम एक और एक्स्ट्रा है और XY है। XY मतलब वो मेल है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर से रिलेटेड या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी प्रॉब्लम कहाँ की चल रही है, ऑटोसोम की। कैसे, 22 पेयर तो होने चाहिए, वो है, पर एक एक्स्ट्रा कॉपी किसकी है, 21st क्रोमोसोम की। कहाँ पड़ा है, 21 ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 3 कॉपी, किसकी 3 कॉपी, 21 क्रोमोसोम की। तो क्या बोलते हैं इसको, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, आ गए कौन से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अ हीमोफिलिक मैन, ठीक है, अब सबसे पहले जब हीमोफीलिया आए, अब हीमोफिलिक बोल दिया है उन्होंने, ठीक है, उसको हीमोफीलिया है, तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले कहानी बताओ, हीमोफीलिया कौन सी वाली बीमारी, कौन सी कैटेगरी में तुम ये बीमारी पढ़ चुके हो, ऑटोसोमल में कि एक्स लिंक्ड में, कहाँ पे पढ़ चुके हो। तो यही तुमको याद रखना पड़ेगा कि हीमोफीलिया कहाँ की बीमारी है। देखो जरा, अच्छा उन्होंने आंसर ही दे दिया है, एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, मतलब एक्स वाला जब क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक वाला जीन आ गया तो हम बोल सकते हैं कि अब उसमें अभी अगर एक आ गया है तो उसमें अभी वो कैरियर बन गया है, अगर दोनों में आ गए तो भैया वो हीमोफिलिक हो गया। ठीक, तो हमने इतना समझ लिया। अब आगे पढ़ने के पहले कि वो क्या हो रहा है, तो हमें पता है कि सिंस एक्स क्रोमोसोम की बीमारी है, तो अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, अगर वही हीमोफिलिक रहा तो हीमोफीलिया उसमें रहा, मतलब जीन रहा वो वाला, तो ये पर्सन, ये मेल कैसा बन जाएगा, हीमोफिलिक इन नेचर। ठीक, फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम होते, दोनों पे कुछ नहीं रहा तो नॉर्मल। ठीक है, अगर एक पे हीमोफिलिक वाला जीन रहा तो ये वुमेन कैसी रहेगी, कैरियर। ठीक है, अब बोलोगे मैम 2 पे रहेगा तो ये तो बनी गई फिर हीमोफिलिक। हाँ, बन जरूर गई हीमोफिलिक, पर ये हीमोफिलिक फीमेल जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? अच्छा, हीमोफीलिया में वापस क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये बताओ हीमोफीलिया में होता क्या है, जो ब्लड क्लॉटिंग है उसका रेट बहुत स्लो हो जाता है, मतलब नहीं के बराबर ही होता है। मतलब सिंपल, अगर एक पेपर कट भी लगा, अपन न्यू बुक्स खरीदते तो पेपर नहीं पलटाते, उससे हल्के हल्के कट लग जाते, तो उतना सा भी कट लगा तो वो कंटिन्यू ब्लीड होता रहेगा, और थोड़ा सा यहाँ वहाँ गिर गए, मतलब अपने लिए वो बहुत माइनर कट रहेगा, पर एक हीमोफिलिक पर्सन के लिए वो कट बहुत मेजर है, क्योंकि कभी क्लॉट ही नहीं होने वाला, पूरा बॉडी का ब्लड निकल जाएगा वहां से। ठीक है, अच्छा इसी को एक और नाम से जाना जाता है हीमोफीलिया को, रॉयल डिजीज या ब्लू ब्लड डिजीज। ठीक है, चल वापस आते हैं यहाँ पे। तो अब मैं बोल रही थी कि एक फीमेल, हम अगर दोनों पे एचएच रहा तो उसको हम हीमोफिलिक बोलेंगे, हाँ बोलेंगे जरूर, पर वो फीमेल मैरिज वाले एज तक कभी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, जिसको मिनार्के बोलते हैं,
सिंस उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, और अगर याद करो तो हीमोफीलिया में तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो सिंस क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो पहली बात, जो फीमेल ऐसी पैदा हो रही है जिसके दोनों क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव क्रोमोसोम है, तो वो पहली बात तो जिंदा रहेगी नहीं। जैसे तैसे अगर वो जिंदा सरवाइव कर भी गई तो जैसे उसके फर्स्ट मेंसेस आएंगे या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी या बोल सकते हैं हम इसी को सारे टर्म से मिनार के आएगा, होगा क्या, उसकी डेथ हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस वो मैरिज वाले स्टेज पे तो पहुंचेगी भी नहीं। ठीक, तो अब वापस देख लेते हैं क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अ हीमोफिलिक मैन, तो मैन तो क्या रहेगा बेचारा, हमेशा हीमोफिलिक, क्योंकि जो हीमोफिलिक वाला डिफेक्टिव जीन है वो कहाँ होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। मैन के पास हो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, लो हो गया। ठीक, मैरीज अ नॉर्मल, नॉर्मल बोला है मतलब कुछ भी नहीं गड़बड़ है, ठीक है। मैरीज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमन, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर विल बी हीमोफिलिक, प्रोबेबिलिटी बताओ कि हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मतलब दोनों पे एच हो। अब टेक्निकली देखा जाए तो एच होने के लिए दोनों तरफ से एच आना चाहिए। ये फीमेल कैसी एक नॉर्मल है तो वहीं पे सॉल्व हो गया, नहीं है फिर भी दिल है कि मानता नहीं, ठीक है भैया सॉल्व करके देख लो, एक्स एच एक्स। अब ये क्या है, अब बोलोगे मैम फीमेल तो है पर कैसी, ये कैरियर है। पूछा क्या है, हीमोफिलिक के बारे में, तो नहीं। चलो आगे देख लेते हैं, वापस सेम बना, ठीक है, ये भी क्या हुई, कैरियर हुई। आगे देख लेते हैं, अब इसके जो मेल्स रहेंगे ये तो पूरे, या सन रहेंगे वो तो पूरे के पूरे क्या है, नॉर्मल है। और पूछा किसके बारे में है, हीमोफिलिक के बारे में, तो कितना प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0। ठीक, their daughter can never be hemophilic, ठीक है, याद रखना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A test is performed to know whether the given plant is homozygous dominant और heterozygous dominant। देखो इतना सही पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये किस क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि जीनोटाइप क्या है उस ऑर्गेनिज्म का। अब वो जीनोटाइप मतलब किसमें भी हम उसको नैरो डाउन करते हैं, डोमिनेंट में, कि कैसा डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। हुआ क्लियर। आगे तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ने से पहले इसमें करते क्या है, जो भी अननोन है उसका क्रॉस लगा देते किसके साथ, एक रेसेसिव के साथ, मतलब कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपन को पता नहीं है, ठीक है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। इसका क्रॉस किसके साथ कर देते हैं, एक रेसेसिव के साथ। अगर रेशो पूरा 100% टॉल आया, मतलब डोमिनेंट वाला फीचर आया, यहां मैंने टॉल लिया है, कैरेक्टर या ट्रेट टॉल पढ़ रही हूं इसलिए मैंने यहाँ टॉल लगा है। कोई भी जो भी डोमिनेंट तुम कैरेक्टर ले रहे हो, अगर 100% तुम्हारा रिजल्ट डोमिनेंट आया तो हम कंक्लूजन लगाएंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर हमारा यही रेशो 50% आया, मतलब 1:1 रेशो आया, डोमिनेंट इज टू रेसेसिव, तो हम क्या कंक्लूजन लगाएंगे कि हमारा जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा है, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हुआ क्लियर। चलो भैया अब आगे पढ़ भी लेते हैं। Name the test, लो test cross and phenotype ratio of this test of a monohybrid cross। अभी क्या किया, वही तो पूरा आंसर है। तो देखो जरा, टेस्ट क्रॉस और रेशियो क्या है, 1:1, पर यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है। मैं सजेस्ट करूंगी पूरा जितना मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीजें साथ में लिख दो, वापस रिस्क क्यों उठाना, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या, अगर 1:1 रेशियो आया या 50:50, किसका, डोमिनेंट टू रेसेसिव का, तो तुम्हारा आंसर क्या था, मतलब तुम्हारा अननोन जीनोटाइप क्या था, एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। पर अगर 100% रिजल्ट तुम्हारा डोमिनेंट आया तो तुम्हारा अननोन जीनोटाइप क्या था, एक होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फिनोमेना दैट ऑकर व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। पूछ रहे हैं बताओ एक ऐसा फिनोमेना जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब 1 और 1' अलग अलग ही नहीं हो रहे, इकट्ठे ही कॉपी हो रहे हैं। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, किसमें, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों जगह पढ़ चुके हैं। जो डाउन सिंड्रोम है जिसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं, 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, तो उसमें मम्मी या पापा जो भी पेरेंट्स है उनमें से एक ही क्रोमोसोम आना चाहिए था, हुआ ये पूरा का पूरा पेयर आ गया। तो वही कंसेप्ट को पूछ रहे हैं, तो याद रखना है क्या बोलते हैं उसको, नॉन डिसजंक्शन। अलग अलग हुए नहीं, इकट्ठे आगे आ गए, ठीक है। चलो
तो देख लेते हैं कि जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए, अगले इसमें आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिस्जंक्शन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा ये बताओ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। इसका रिजल्ट देखो, नेम फिनोमेना अलग है और उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। अगर एक सेट आ रहा है तो अगर मतलब एक ही क्रोमोसोम के 3 कॉपी बन गए तो ट्राइसोमी। ठीक है, अगर उसके बाद अगर 4 कॉपी आ गई, मतलब 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टेट्रासोमी। अब 5 तो आ नहीं सकती, 2 ही है। ठीक है, तो इसे मतलब हम बोल सकते हैं ना, 2 टाइप के होता है, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब नंबर कम हो जाना और पॉलीप्लॉइडी नंबर बढ़ जाना। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेम वन ट्रेट each in human and in Drosophila whose gene are located on sex chromosome। वो पूछ रहे एक ऐसा कैरेक्टर या ट्रेट बताओ जो ह्यूमन का भी और ड्रोसोफिला का भी जिसका जीन लोकेटेड है सेक्स क्रोमोसोम पे। अब बोलोगे मैम सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से रिलेट कर रहे हैं, तो हीमोफीलिया वाला जो कैरेक्टर है या कलर ब्लाइंड वाला जो कैरेक्टर है ह्यूमन में रहता है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक, हमने ड्रोसोफिला का तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है, जहां पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तुम्हारी बुक में एक बड़ा सा टेबल दिया हुआ है जहां पे पूरे वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझाई गई है। जैसे वहां लिखा है कि वाइट बॉडी येलो आई, ठीक है, और साथ में ब्राउन कलर्ड आई, रेड आई ब्राउन कलर्ड बॉडी, ये वहां पे डायग्राम में मेंशन है और अंदर लिखा भी हुआ है। तो यही क्या है, ये मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा है पर तुमको वहां से उन्होंने रेफरेंस लेके ये क्वेश्चन पूछा है, तो बस वही आंसर हुआ। तो देख लेते हैं आंसर। इन ह्यूमन इट इज कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस भी है, हीमोफीलिया भी है, बहुत सारी बीमारियां। ठीक है, उनका जो फीचर है, मतलब फीचर नहीं, जो उनका जीन है वो कहाँ लोकेटेड रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे। और साथ में ड्रोसोफिला का आई कलर और साथ में बॉडी का भी कलर कहाँ रहता है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब बोलोगे मैम ये तो कहाँ लिखा है बुक में, बुक में जो डायग्राम है जिसमें उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन समझा है, कुछ अगर याद होगा तो 2 उन्होंने केस लगाए, केस 1 केस 2, क्रॉस ए क्रॉस बी करके लिखा है तुम्हारी बुक में। तो एक जगह ऐसा लिखा है और एक जगह कुछ ऐसा किया है। तो ये जो है ये फीमेल बताई है, ठीक है, ये फीमेल बताया हुआ है और इसको मेल बताया हुआ है। तो मेल क्यों बताया, क्योंकि ये 2 एक्स क्रोमोसोम है, ये एक एक्स है और एक इस तरीके से ऐसा थोड़ा बेंट है, वो वाई क्रोमोसोम है। कुछ याद आया? अब इसके ऊपर अगर याद होगा तो W और Y लिखा है, तो वो किसका लिखा है, एक आई का कलर लिखा है और एक किसका लिखा है, बॉडी का कलर लिखा है। सेम यहाँ पे W प्लस और Y प्लस लिखा है, तो प्लस मतलब वाइल्ड टाइप, उसका डोमिनेंट एलील के बारे में बात की है। ठीक है, तो वहां से उन्होंने वो क्वेश्चन उठा के तुमसे पूछा है और साथ में अंदर टेक्स्ट में भी मेंशन है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9। व्हाट इज मेंट बाय एन्यूप्लॉइडी। लो आ गए कहानी पे। तो एन्यूप्लॉइडी इज अ फिनोमेना ऑफ गेन और लॉस। अच्छा, दोनों गेन और लॉस दोनों क्यों हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, और पॉलीप्लॉइडी अब नंबर कितना बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम दैट रिजल्ट ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। देखो यही इतने ही चीज को उन्होंने एक क्वेश्चन फॉर्म करके अभी पूछ लिया कि बताओ जब क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हो पाते तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। उसका रिजल्ट क्या होता है, तो तुम बोल सकते हैं एन्यूप्लॉइडी, और बहुत ही ज्यादा नंबर बढ़ गया है तो पॉलीप्लॉइडी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। What genetic principle could be derived from a monohybrid cross। देखो मैंने बताया था जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तुम 2 लॉ समझा सकते हो। कौन कौन से, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। डाईहाइब्रिड से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब तुम्हारा जेन्युइन क्वेश्चन, मैम डाईहाइब्रिड से हम डोमिनेंस भी तो समझा सकते, बिल्कुल समझा सकते हो, पर क्यों एक कॉम्प्लिकेट चीज लेना और सिंपल चीज समझाना, बेटर है ना, सिंपल चीज लो सिंपल चीज समझाओ। तो वही पूछ रहा है कि बताओ कौन से जेनेटिक प्रिंसिपल है जिससे तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कौन सा जेनेटिक लॉ समझा सकते हो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11।
Which one change is the cause of sickle cell anemia? देखो तुम sickle cell anemia constantly अलग अलग जगह आता रहेगा. अभी हम 1 मार्कर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मार्कर में भी कहीं ना कहीं आएगा, 3 मार्कर में भी आएगा, 5 मार्कर में आएगा, इस चैप्टर में भी आएगा, 6 चैप्टर में भी आएगा, इवोल्यूशन में भी मेंशन्ड है, 8 चैप्टर में मेंशन है. तो जब कोई एक टॉपिक तुम्हारी बुक में अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर में मेंशन है, या 11th में भी मेंशन है, 12th में भी मेंशन है, तो ये 110% क्वेश्चन है तुम्हारे 12th बोर्ड का. ठीक, साथ में 110% क्वेश्चन है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का. ठीक, चलो तो क्या चेंज है जल्दी बताओ. पॉइंट म्यूटेशन हुआ. पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक बेस चेंज हो गया. कौन सा बेस? जी की जगह पे ए की जगह चेंज हो गया यू. अच्छा, कहां पे? 6 पोजीशन. किसके? बीटा ग्लोबिन चेन के. रिजल्ट क्या हुआ? जो अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड GAG से बनता था, अब क्या बनने लगा? वैलिन बनने लगा. लो, अब फिर उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन अलग तरीके से होगी. अलग तरीके से होगी तो सिंस प्रोटीन ही है और पूरा आरबीसी हीमोग्लोबिन से बना है. हीम तो आयरन पार्ट हुआ, ग्लोबिन प्रोटीन है. 2 टाइप की चेन होती है, अल्फा बीटा. अल्फा तो ठीक है, पर बीटा में प्रोटीन की फोल्डिंग ढंग से नहीं होगी, तो जो बाइकॉनकेव या डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है उसकी जगह पे क्या आ गया? सिकल सेल शेप आ गया. रिजल्ट ये हुआ कि अब उसका शेप इतना कम हो गया कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी होल्ड करके नहीं जा पा रहा. सिंस ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी. तो बोल दिया भैया इस इंसान में खून की कमी है, एनीमिक है. पर किसकी वजह से एनीमिया हुआ? आरबीसी के शेप की वजह से. तो नाम आ गया सिकल सेल एनीमिया. हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं आंसर. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन. ठीक, चलो मूव करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? देखो अब भी फिर से आ गया, अलग तरीके से पूछ रहे हैं. अरे टेस्ट क्रॉस क्या है? नाम ही क्यों टेस्ट है? क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं. क्या टेस्ट कर रहे हैं? एक अननोन जीनोटाइप टेस्ट कर रहे हैं. किस टाइप का जीनोटाइप टेस्ट कर रहे हैं? हम ये पता लगा रहे हैं कि वो डोमिनेंट तो है, पर कैसा डोमिनेंट है? होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है? क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस में? जो भी अननोन जीनोटाइप है उसका क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? रेसेसिव के साथ करवाते हैं. अगर रिजल्ट 100% आया, मतलब 100% एक जैसा आया या डोमिनेंट आया, डोमिनेंट वाला फीचर आया, तो हम ये कंक्लूजन लगाएंगे कि जो अननोन जीनोटाइप है वो कैसा था? एक होमोजाइगस डोमिनेंट. अगर रिजल्ट 1:1 का रेशियो आया, मतलब 50-50% आया, 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव, तो इससे हम ये कंक्लूजन लगाएंगे कि जो जीनोटाइप कैसा था? एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. हुआ क्लियर इतना? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? तो देखो, इट इज अ क्रॉस व्हेन ऑफस्प्रिंग विद डोमिनेंट फिनोटाइप हुज जीनोटाइप इज नॉट नोन. अननोन जीनोटाइप, वही तो बोला मैंने, इज क्रॉस विद एन इंडिविजुअल होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अ ट्रेट. हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज म्यूटाजन? गिव एन एग्जाम्पल. वापस बता देती हूं, बायो में एग्जाम्पल बोले या ना बोले, डायग्राम बोले ड्रॉ करने के लिए या ना बोले, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड तुमने डायग्राम भी पढ़ा है, एग्जाम्पल भी पढ़ा है, तो प्लीज बना के आओ डायग्राम और एग्जाम्पल मेंशन करके आओ. क्यों? क्योंकि बहुत बार जो आंसर की आती है उसमें वो लोग मार्किंग स्कीम में मेंशन करके रखते हैं कि अगर एग्जाम्पल दिया है तो आधा मार्क्स, अगर डायग्राम बनाया है तो 1 मार्क्स. वापस डिपेंड करता है उसके क्वेश्चन के पैटर्न पे. ठीक है, पर रहेगा, बहुत बार वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते, पर हम ड्रॉ करके आएंगे, हम आंसर में एग्जाम्पल लिख के आएंगे. हुआ क्लियर इतना? अब आते हैं क्वेश्चन पे. व्हाट इज म्यूटाजन? तो देखो जरा, ये 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है, म्यूटेशन कॉज करने वाला एजेंट को क्या बोलेंगे हम? म्यूटाजन. ठीक, सिमिलरली अब देखो, ये भले चैप्टर 8 का है पर हम सेम रिलेशन बना सकते हैं. कार्सिनोजन, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट को हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजन. ठीक है, म्यूटाजन क्या होता है? म्यूटाजन मतलब मैम एजेंट है जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है. ठीक है, कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. अब फिजिकल को ले लो, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन. ठीक है, अब बोलोगे मैम हल्क भी तो म्यूटेशन से पैदा हुआ है. बिल्कुल सही, म्यूटेशन से पैदा हुआ है मूवी में. एक्चुअल में अगर गामा रेडिएशन पड़ेगा, जैसे एक्चुअल में एक चेरनोबिल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें गामा रेडिएशन आ रही थी, इंसान मर जा रहा था, हल्क नहीं बना था. सिर्फ मूवी में होता है. ठीक है, हाँ हम बोल सकते थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए,
साइंस थोड़ा एडवांस हो जाए तो शायद हम हल्क भी बना पाए एक दिन, पर अभी उसके लिए बहुत टाइम है, कम से कम 200 से 300 साल। ठीक है, तो देख लेते हैं वापस। तो क्या है म्यूटेशन? म्यूटेशन कॉज करने वाला एजेंट, जो एक फिजिकल भी हो सकता है, मतलब एक्सरे, बीटा रे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन भी हो सकता है, साथ में एक केमिकल भी हो सकता है, कोई भी, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड कहीं लिख के रख लो, ये वापस वर्ड सुनोगे तुम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। जो इथिडियम ब्रोमाइड एक म्यूटाजन तो है, साथ में कार्सिनोजन भी है। ठीक है, केमिकल्स हो सकते हैं, साथ में बायोलॉजिकल कोई वायरस या बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। द फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजन। एग्जांपल एक्सरे, CNBR। हो गया। चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। What was the total number of variety of garden pea which Mendel has taken to start his experiment? पूछ रहे हैं बताओ कितनी वैरायटी के साथ मेंडल का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये वो क्वेश्चन है जो जनरली मिस आउट हो जाएगा। क्यों? ये एक वो सब कुछ पढ़ोगे इसको छोड़ के, और वही उन्होंने पूछ लिया है। एकदम स्टार्टिंग में बुक के लिखा हुआ है मेंडल टुक 14 वैरायटी ऑफ गार्डन पी इन विच ही स्टडीड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो 7 तो याद रहेगा, पर ये 14 नंबर भूल जाओगे, तो 14 अपन को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एकदम माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो तुमको लीड दिलवाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम हो या तुम्हारा 12th बोर्ड हो, तुमको बाकी एवरेज स्टूडेंट से ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम एनी वन प्लांट एंड इट्स फीचर दैट शो फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर से आ गया, क्या है आंसर? स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। ठीक है, विच शो द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन फ्लावर कलर। कैसे? रेड होना चाहिए था जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, पर हो गया कुछ नया, नया फिनोटाइप उभर के आया, इंटरमीडिएट फिनोटाइप उभर के आया जो था पिंक। ठीक, फिर से जब F2 जनरेशन आया तो जो रेशियो 3:1 का आता है फिनोटाइप का, ये क्या आ गया? 1:2:1 का, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। सेम रेशियो फॉलो हुआ जीनोटाइप का। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म होते हैं तुम्हारे 1 मार्कर क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में चैप्टर 5 के। तो क्या करेंगे, जो भी वीडियो रह गया है रोज पढ़ाई करेंगे। जो आज सुन रहे हो आज के आज याद कर लेना है। ठीक है, तो कोई बैकलॉग मत रखो। तो बैकलॉग अगर नहीं रखना है तो पुराने वीडियो जाओ, एक्सेस करो, पढ़ना शुरू करो। अब करेंगे कैसे? गूगल पे टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ होम पेज ओपन होगा। होम पेज पे तुम देख सकते हो क्या है मैग्नेट ब्रेन। एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, क्वालिटी एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड के लिए भी, बिहार बोर्ड के लिए भी, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जैसे IIT, नीट, UPSC, CUET, ओलंपियाड्स, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड SSC। तो उसमें से कुछ एग्जाम जैसे ओलंपियाड्स एंड NTSC तो तुम 9th मतलब छोटे लेवल से दे सकते हो 12th तक। फिर कुछ एग्जाम है 12th के लिए जो यहाँ पे है, या 12th के बाद देते हैं या 12th के साथ देते हैं, जैसे हो गई तुम्हारा IIT, JEE, नीट। कुछ एग्जाम्स है जो तुम ग्रेजुएशन करने के बाद देते हो, जैसे हो गया तुम्हारा UPSC, बैंकिंग वाले और SSC वाले। तो ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, वो भी फ्री क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो क्यों ना एक्सेस करें। तो क्या करना है, वापस होम पेज पे जाओगे, अपना जो भी तुम कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो या पढ़ रहे हो उसको बस सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर एक पूरा ऐसा प्लेलिस्ट आ जाएगी, जो भी चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो उस पर सिलेक्ट करना है और सुनना शुरू करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया सुनना है तो सुनना नहीं, सुनना नहीं है, याद भी करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट।